हेलो क्लास। सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि किस तरीके से हमने 6 जून तक के करंट अफेयर्स कवर किए थे। इस क्लास में हम आपके 7 और 8 जून के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और हम जो 12 जून तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो आपके साथ लेकर आएंगे। तो बिल्कुल भी यार टेंशन मत लो, सब चीज़ें कवर होंगी। पूरी की पूरी कोशिश है जितने अच्छे तरीके से हम कवर कर सकते हैं वो करेंगे, ठीक है। सो देखो मेहनत लगती है ये सारी पीडीएफ्स और पीपीटीज बनाने में। सो प्लीज़ 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 हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इसको जितना शेयर कर सकते हो करो, जितना इसको लाइक कर सकते हो सब्सक्राइब करो और प्लीज़ सपोर्ट सो दैट हम भी उतनी ही मोटिवेशन से आगे पढ़ा सकें, ठीक है। सो बढ़ते हैं। ओके, तो पहली जो न्यूज़ है आपकी वो है अल्बानिया की, ठीक है। सो अल्बानिया ने इलेक्ट किया है जनरल मेजर बजराम बेगज एज अ न्यू प्रेसिडेंट, ठीक है। सो अल्बानिया का नया प्रेसिडेंट कौन है? मेजर बजराम बेगज, ठीक है। सो सबसे पहले मैं बात करूं अल्बानिया की लोकेशन की, ठीक है। सो यहाँ पर हमने मैप पेस्ट किया है, आप देख सकते हो। बिल्कुल अगर यहाँ पर इंडिया है तो यहाँ पे आपको किधर एग्जैक्टली अल्बानिया देखने को मिलेगा और क्लैरिटी से देखना है तो ग्रीस के साथ टच होता है अल्बानिया का बॉर्डर, नॉर्थ मैकेडोनिया के साथ टच होता है, कोसोवो के साथ होता है, मोंटेग्रो के साथ टच होता है और ये जाकर इसका जो मेन बॉर्डर है वो आपकी एड्रियाटिक सी जो है वहाँ पर टच होता है। देखो जितनी भी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, अगर कोई कंट्री न्यूज़ में है उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और नीचे पड़ती है आयनियन सी, अगर आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं आयनियन सी कहाँ पर है, ठीक है। बॉर्डर्स किसके साथ टच होते हैं तो 1 2 3 4 कंट्रीज़ हैं जिनके साथ बॉर्डर टच होते हैं। कैपिटल इसकी है तिराना, ठीक है। और जो यहाँ के जो प्रेसिडेंट जो इलेक्ट हुए हैं वो कौन है? बजरम बेगज, ठीक है। न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर आए हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो मेन इधर इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये एक जब इलेक्ट हुए हैं जनरल बजरम बेगज, यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट जो है वो नॉमिनेट नहीं हुआ था तीनों राउंड्स जब हुए वोटिंग के, ठीक है। सो अल्बानिया एक साउथ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। हमने इसके आपको लोकेशन मैंने एग्जैक्ट बता दी यूरोपियन कंट्रीज़ की। एड्रियाटिक सी में इसका एक बॉर्डर जो है वो लाई करता है और नीचे पड़ती है आयनियन सी, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, बजराम बेगज के नाम जो है हमने याद रखना है, ठीक है। लो इनकम कंट्री है अगर मैं बात करूँ अल्बानिया की, और साउथ ईस्टर्न यूरोपियन में जो है फॉल करती है, ठीक है। अगर इम्पॉर्टेंट इसकी एक इंटरेस्टिंग बात पता है क्या? यहाँ पर रिलीजियस टॉलरेंस जो है देखने को मिलती है। मतलब क्या है, हर रिलीजन को जो है बहुत अच्छे से यहाँ पर रिस्पेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो जो 2 मेन रिलीजन्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं वो हैं आपके इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। तो बहुत अच्छे से यहाँ पर लोग रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर सारे रिलीजन का इक्वल रिस्पेक्ट होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी अल्बानिया के बारे में जो हमने अभी देखी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बात हो रही है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की, ठीक है। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की 10th रैंक आता है अमंग ग्लोबल बीपीएम, ठीक है। सो व्हाट इज दिस बीपीएम? बीपीएम इज बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है बेसिकली? तो ये एक तरीके का एक डिसिप्लिन है, ठीक है, जो लोग यूज़ करते हैं ताकि वेरियस मेथड्स डिस्कवर करें कि कितना जो है एक कंपनी कितने पानी में है, ठीक है, कितनी उसकी अचीवमेंट्स है और क्या क्या वो चीज़ें जो है इम्प्रूव करने की उसको ज़रूरत है, ठीक है। सो टीसीएस ने 10th रैंक जो है होल्ड किया है। अगर हम ग्लोब की जितनी भी कंपनीज को देखें उसमें टीसीएस टाटा जो है वो 10th पोजीशन पर आए हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये 2021 का रिकॉर्ड है और कौन से ग्रुप ने ये रिकॉर्ड दिया? अकॉर्डिंग टू द एवरेस्ट ग्रुप, ठीक है। सो ये कुछ बातें थी। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो आपके राजस्थान सीएम की बात हो रही है, ठीक है। तो राजस्थान के जो सीएम हैं उन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं स्टेट में। और फॉर स्पोर्ट्स पर्सन राजस्थान चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत, ठीक है। तो अशोक गहलोत, पहले तो नाम याद रखना है हमने,
ठीक है। ये मैंने इनकी पिक्चर लगाई हुई है, आप इसको देख सकते हैं। तो इन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए स्टेट में। ये अवार्ड्स के बारे में मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा आपको पेज यहाँ पे पिक्चर लगाया, आप देख सकते हो। सो बेसिकली जो खेल रत्न अवार्ड्स हैं इसको हम बोलते हैं मेजर ध्यानचंद, ठीक है। सो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी बोला जाता है इनको, ठीक है। और ये आपके स्पोर्ट्स और गेम्स में जो है ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जितने अच्छा स्पोर्टिंग एक्सीलेंस है उसको ये अवार्ड्स जो है नवाजे गए हैं, ठीक है। कौन देता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको प्रोवाइड करवाती है। इसका जो एग्जैक्ट वेन्यू है वो राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में, कंट्री इंडिया। प्रेजेंट कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रेसिडेंट इसको प्रेजेंट करता है, ठीक है। इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन होना चाहिए, यही एलिजिबिलिटी मानी जाती है। होस्ट कौन करता है? अगेन देखो, प्रेजेंट करता है प्रेसिडेंट इसको देगा, लेकिन इसको होस्ट कौन करता है? ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर आती है। पहले इसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाते थे, अब इसको जो है मेजर ध्यानचंद, ये रिसेंटली जो है नाम चेंज हुआ है, तो इसको अब इस अवार्ड से जाने जाते हैं। रिवॉर्ड क्या है? 25 लाख तक का आपको अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1992 में इस्टेब्लिश किया गया था। फर्स्ट अवार्ड 91 में जो है दिया गया है। और मैं आपको बता दूं जो फर्स्ट विनर थे, ठीक है, फर्स्ट विनर जो थे उनका नाम भी मैं आपको बता दूं, तो वो थे आपके विश्व आनंद या विश्वनाथ आनंद, ठीक है। तो खेल रत्न अवार्ड के फर्स्ट विनर रहे हैं विश्वनाथ आनंद, ठीक है। इसके अलावा जो उसके बाद थे वो थे आपके अर्जुना अवार्ड। इसका बाद जो अवार्ड आता है वो आता है अर्जुना अवार्ड। सो सबसे टॉप पर रहता है खेल रत्न अवार्ड्स, उसके बाद आता है अर्जुना अवार्ड, और लास्ट अवार्ड दिया गया 2021 में। किस किस को अवार्ड मिला है? तो अवनी लेखारा, नीरज चोपड़ा जो हैं आप भी हमने देखे, इनको भी ये अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है। इसके अलावा हम देखें तो बाकी के कुछ हैं, रवि कुमार दहिया, ठीक है। तो ये कुछ नाम हैं जो हम देख सकते हैं। रिसेंटली ये राजस्थान जो है सीएम है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किए स्टेट में, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है तो उनका नाम भी हम याद रखना है, अशोक गहलोत। खेल रत्न अवार्ड्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। हाईएस्ट अवार्ड रहते हैं स्पोर्ट्स में अगर किसी ने देने हैं, ठीक है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है हमारे पास न्यूज़ अगला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है ये भी। तो 176 फिशिंग कैट्स डिस्कवर हुई हैं, कहाँ पर? चिल्का लेक। तो अगेन ये क्वेश्चन आराम से बन जाता है, चिल्का लेक कहाँ पर जो है देखने को मिलेगी आपको? यहाँ पर एग्जैक्टली उड़ीसा में आपको चिल्का लेक देखने को मिलेगी। तो ये एक तो पहली चीज़ ये है, ठीक है। 176 फिशिंग कैट्स जो हैं वो डिस्कवर हुई हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसी से ये वर्ल्ड का फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस जो आया है, वहाँ पर बहुत ही अच्छी न्यूज़ देखने को मिली है, ठीक है। चिल्का में टोटल नंबर ऑफ फेलिन स्पीशीज़ जो हैं वो 176 डिस्कवर किए गए हैं, जिसमें से विद द रेंज ऑफ 131 to 237 जो है इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। सो ये जो कैट है ये एक आपकी जो फैमिली है फेलिन, ठीक है, वहाँ से जो है हमें देखने को मिलती है। ओके, सो ये इस तरीके का आपको पिक्चर देखने को मिल रहा है। उड़ीसा में चिल्का लेक जो है लाई करती है, यहाँ पर मैंने पिक्चर लगाया हुआ है, आप देख सकते हो। आगे बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करी है। सो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व भी कहा जाता है, ठीक है। सो फॉरेक्स रिजर्व के नाम से भी ये जाना जाता है। और ये एक दीज आर दी कैश एंड अदर रिजर्व एसेट्स, जैसे कि गोल्ड हो गया, ठीक है, जो कि सेंट्रल बैंक जो है उसको होल्ड करता है और प्राइमरीली अवेलेबल होते हैं टू बैलेंस पेमेंट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो कंट्री बेसिकली फॉरेक्स रिजर्व्स क्या हो गया, ये गोल्ड में होता है, कैश में भी होता है, ताकि जो कंट्री की जो पेमेंट है वो किस तरीके से करी जाए, उस हिसाब से हम फॉरेक्स रिजर्व्स जो है अपने पास रखते हैं, ठीक है।
ये आपका इन्फ्लुएंस करता है, फॉरेन एक्सचेंज को इन्फ्लुएंस करता है कंट्री के, और एक कॉन्फिडेंस जो है फाइनेंशियल मार्केट्स में वो बनाए रखता है। जितना अच्छा फॉरेन एक्सचेंज होगा उतनी ही अच्छी हमारी इकोनॉमी मानी जाती है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास यूजुअली जो रिजर्व्स हैं वो यूएस डॉलर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बिकॉज डॉलर एक ऐसी करेंसी है जो वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ जो हैं वो यूज़ कर लेती हैं। सो सबसे ज़्यादा रिजर्व्स जो है हमारे पास डॉलर्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की, इट हैज़ पास्ड द यूएस डॉलर 600 बिलियंस, ठीक है, और ये इंक्रीज़ हुआ है 3.85 से लेके 601 बिलियन तक, ठीक है। एक बहुत अच्छा फॉरेन कंट्री की जो रिजर्व्स है उसको एक बहुत अच्छी बढ़ोतरी मिली हुई है, ठीक है। सो जितने ज़्यादा हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स रहेंगे उतनी कंट्री का इकोनॉमी, उतनी कंट्री का ग्रोथ जो है वो बरकरार रहेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्चेस इंडियाज़ फर्स्ट बैंकिंग मेटावर्स किया वर्सेकिया.ai, ठीक है। ये एक डिजिटल सोल्यूशन है, डिजिटल सोल्यूशन प्रोवाइडर है जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सर्व करता है और गवर्नमेंट्स को ग्लोबली सर्व करता है, ठीक है। तो ये बैंकिंग मेटावर्स का किया वर्स जो है एक मेटावर्स है जो कि पहला लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो कंपनीज बैंकिंग मेटावर्स जो है ये अलाउ करेगा बैंक्स को और जितने भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, ताकि वो अपना एक नया वर्जन जो है वो क्रिएट कर सके मेटावर्स का अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ठीक है। ये चीज़ है किया वर्स जो है ये अलाउ करेगा यूज़र्स को कि वो एक वर्चुअल अवतार्स जो हैं वो क्रिएट कर सके और इंटरैक्ट कर सके बैंक्स के साथ ऑन दी प्लेटफॉर्म्स, ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म, ताकि अलग अलग बैंकिंग सर्विसेज को अवेल कर सके। तो ये कुछ बात थी, ठीक है। ये मुंबई बेस्ड फेच कंपनी है। तो किया वर्स जो है किया.ai ये मुंबई बेस्ड फेच कंपनी है और इन्होंने इंडिया का फर्स्ट बैंकिंग मेटावर्स जो है वो लॉन्च किया है जिसका नाम है किया वर्स, ठीक है। और ये सारे ये जो किया वर्स है ये सारे के सारे बैंक्स यूज़ करेंगे और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यूज़ करेंगी ताकि जो वर्चुअल इंटरैक्शंस हैं उसको बरकरार किया जा सके, ठीक है। सो जितने अच्छे से देखो क्या होता है ना, हमारे पास यूजुअली बैंकिंग्स के लिए ना जाना पड़ता है बैंक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर जितने अच्छे से वर्चुअल इंटरैक्शन बनाया जा सकता है उतने अच्छे से बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी। इसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड ओशन डे की। सो वर्ल्ड ओशन डे जो है हर साल 8 जून को मनाया जाता है। आपसे डायरेक्ट डेज के बारे में पूछ लेते हैं। इस बारी भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में डायरेक्ट डेज के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं मैच द फॉलोइंग पे, ठीक है। सो डेट्स आपको याद रखना है। जून 8 को ओशन डे जो है मनाया जाता है। हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, देखो 2 और 2 ऐसे ओ और ओ से बनता है ना 8, ठीक है। सो 8 जून को जो है ओशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं। और इस बारी की जो थीम है 2022 की, कई बारी आपसे थीम पूछ लेते हैं डायरेक्ट, और इस बारी की जो थीम है वो है रिवाइटलाइजेशन, ठीक है, कलेक्टिव एक्शन फॉर ओशन। रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन। सो इस बारी की जो थीम है, थीम हमें पता होनी चाहिए। क्यों इस तरीके के डे सेलिब्रेट होते हैं, देखो यार, ताकि जो इम्पैक्ट है ना, जो ओशंस पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, कितना पोल्यूशन है, ठीक है, वहाँ की जो मरीन लाइफ है वो कितनी अफेक्ट हो रही है, और वहाँ के जितने भी एनिमल्स हैं उसको काफ़ी ज़्यादा जो है हार्म पहुँच रहा है, पूरा का पूरा हैबिटेट उनका ख़राब हो रहा है। तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए उस चीज़ को किस तरीके से हम मेंटेन कर सकते हैं, एक बैलेंस सोसाइटी में किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, और इसी वजह से इस तरीके के जो दिन हैं वो सेलिब्रेट करने की बात होती है, ठीक है। सो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है आपका आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की है ये ऐप जिसका नाम है 14,400 ऐप, ठीक है, टू रिपोर्ट करप्ट ऑफिशियल्स। तो डायरेक्ट आपसे पूछ लेंगे कि 14,400 ऐप जो है ये किसने जो है लॉन्च करी है, कौन सी स्टेट ने लॉन्च करी है। अगर आप आंध्र प्रदेश से हैं
तो अगेन इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सो ये आपके आंध्र प्रदेश ने लॉन्च करी है, वहाँ के जो सीएम है जिनका क्या नाम है, जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने ये ऐप लॉन्च करी है। और ये जो ऐप है अगेन ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये किसने डेवलप करी है, तो ये डेवलप करी है एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो है ये डेवलप करी है, ठीक है। और इस ऐप से मैं आपको बता दूं, जो पीपल हैं, लोग हैं, ठीक है, वो करप्शन कंप्लेन जो है वो लॉन्च करवा सकते हैं। और अगर वो कहीं किसी को कोई रिश्वत लेते देख रहे हैं, कुछ है, तो डायरेक्ट पिक्चर क्लिक करके उस ऐप पर अगर वो पोस्ट कर देंगे, अपलोड कर देंगे, तो ये एक बहुत अच्छा जो है स्टेप लिया गया है बाय द आंध्र प्रदेश, ठीक है, ताकि करप्शन को किस तरीके से रोका जाए। तो ये एक टोल फ्री नंबर है, ठीक है, 14400, जहाँ पर जाके भी ये कंप्लेन जो है दर्ज करवाई जा सकती है। ओके, सो एंटी करप्शन ब्यूरो के बारे में मैं बात करूं, सो ये जो है एक तरीके की आपकी एजेंसी है जो कि करप्शन को रोकने में और करप्शन किस तरीके से रोकी जाए इंडिया में, उस पे जो है एक तरीके से काम करती है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट एंटी करप्शन ब्यूरो, और ये हर स्टेट का जो है अलग डिपार्टमेंट है इसका, ठीक है। ओके, सो आगे बात करते हैं। अगर मैं आंध्र प्रदेश स्टेट की बात करूं तो ये वन सेकेंड, आंध्र प्रदेश की बात करूं तो आंध्र प्रदेश में जो एंटी करप्शन ब्यूरो है ये अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ठीक है, अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, इसके तहत जो है एंटी करप्शन ब्यूरो की जो एजेंसी है वो इस्टेब्लिश हुई है। सो इट वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 2 जनवरी, ठीक है, 2 जनवरी को ये इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा जो न्यूज़ है, तमिलनाडु लॉन्च नलाया-थिरन स्किलिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो एग्जैक्टली आपसे डायरेक्ट यही पूछ लेते हैं कि नलाया-थिरन जो स्किलिंग प्रोग्राम है वो किस स्टेट ने लॉन्च किया है। तमिलनाडु स्टेट है, और ये एक स्किलिंग जैसे यहाँ पे लिखा ही हुआ है, स्किलिंग प्रोग्राम है। तो स्किल्स डेवलप करवाने के लिए कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कि किस तरीके से वो स्किल्स जो हैं उनमें डेवलप हो सकें, उस तरीके की जो चीज़ें हैं सिखाई जाती हैं थ्रू दिस प्रोग्राम। और ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जो आपका तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लिया है। कहा जाता है कि बोला गया है कि 50,000 जो कॉलेजेस हैं, ठीक है, उनके बच्चों को ट्रेन किया जाएगा और उनको नॉलेज दिया जाएगा, आईटी सेक्टर का नॉलेज दिया जाएगा, साइंस का नॉलेज दिया जाएगा, ठीक है। देन उनको स्किल बेसिकली उनकी जो है स्ट्रॉन्ग करी जाएगी। देखो आज की डेट में ना आपके वो ज़माना गया जब डिग्री की वैल्यू होती थी, ठीक है। अब वो ज़माना है, वो जो है एक स्टेज है कि जहाँ पर एक बच्चे के स्किल्स मैटर करते हैं। एक बच्चे का जो है, कोई भी यूथ है, उसकी डिग्री से पहले देखा जाता है कि उसमें स्किल्स क्या हैं, कितना उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो कर सकता है, अगर उसने चाहे डिग्री ली है या नहीं ली है, ठीक है। ऑब्वियसली कहीं जगह पे डिग्री ज़रूरी भी हैं, बट अगर उसका आईटी स्किल बहुत अच्छा है, वो प्रोग्राम्स बहुत अच्छे से बना सकता है, ठीक है, तो वहाँ पर उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द वन जिसने प्रॉपर डिग्री लेकर भी जो है वो उतने लेवल का काम नहीं कर पा रहे, ठीक है। सो यहाँ पर स्किल्स पर जो है बच्चे की फोकस दिया गया है, और तमिलनाडु ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है नलाया-थिरन स्किलिंग प्रोग्राम, ठीक है। सो ये कंपनीज को बेसिकली हेल्प करने के लिए प्रोग्राम है ताकि स्किल्ड वर्कफोर्स उन तक प्रोवाइड करवाई जा सके, ठीक है। और इसका अगर मैं मतलब बताऊँ नलाया-थिरन का, तो इसका मीनिंग है टुमारोज एबिलिटी, ठीक है। आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ सकते हैं मीनिंग क्या है। सो इसका मीनिंग है नलाया-थिरन का टुमारोज एबिलिटी, मतलब कल की एबिलिटी, कल का बच्चा जो है वो तैयार करवा रहे हैं, ठीक है। और ये जो है अंडर द नान माधुलवन, ठीक है, अंडर द नान माधुलवन, इनके अंडर जो है इस तरीके का प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है। और इसका मतलब क्या है, नान माधुलवन, आई एम द फर्स्ट, ठीक है, इसका मतलब है आई एम द फर्स्ट, ठीक है। सो अंडर दिस प्रोग्राम दिस स्किलिंग प्रोग्राम इज लॉन्च्ड, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, और वहीं के जो सीएम है उन्होंने ये लॉन्च किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर आपकी।
तो यहाँ पर बात हो रही है सतीश पाई, ठीक है, डायरेक्ट नाम जो है वो याद रखने हैं, ठीक है। सतीश पाई जो है इट इज़ नेम्ड, ही इज़ नेम्ड एज द न्यू चेयरमैन, नया चेयरमैन जो है घोषित किया गया है इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट का, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट की, ये एक तो पहले ये ओनली बॉडी है जो रिप्रेजेंट कर रही है ग्लोबल प्राइमरी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को, ठीक है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर नए एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं उनका नाम हमें याद रखना है सतीश पाई, ठीक है। और इन्होंने, बता दूं मैं इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के बारे में, AIAI जिसको हम बोलते हैं, ये किसको एम करती है कि टू डेमॉन्स्ट्रेट इट्स कमिटमेंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए किस तरीके से हम प्रोडक्शन करेंगे, किस तरीके से हम सोसाइटी को आगे लेके जाएंगे विद द यूज़ ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट्स और रिसाइकलिंग जो है उसको हम करेंगे, ठीक है ना, उससे जो है हम चीज़ों को और सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करेंगे। सो यही एक फंडा है इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट का, सोसाइटी को सस्टेनेबल गोल्स के तहत जो है आगे बढ़ाया जाए। बहुत अच्छा जो है इसका ये मुद्दा है और बहुत अच्छा एम है। नाम हमें याद रखना है सतीश पाई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं मोस्टली डील करती हैं माइनिंग में, ठीक है। कंपनी के साइज़ में कम से कम भी 1 से 10 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। हेडक्वार्टर्स इंपॉर्टेंट है, तो हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसका, लंदन में है, ठीक है, हेडक्वार्टर्स लंदन में है, ये याद रखेंगे हम। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और फाउंड कहाँ पर हुई, कब हुई थी, 1972 में जो है इसका गठन हुआ है, ठीक है। एल्यूमिनियम माइनिंग पे ध्यान रखता है, क्लाइमेट चेंजेस पे ध्यान रखता है, इन्वायरमेंट पे ध्यान रखता है, सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान रखता है, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग पे मोस्टली ये फोकस करता है, ठीक है। सो ये बातें थी। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है इम्पॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, RBI मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो उसके ऊपर न्यूज़ है, अब RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को इंक्रीज़ कर दिया है बाय 50 BPS टू 4.90, तो 50% जो है 50 बेसिस पॉइंट्स जो है बढ़ा दिया गया है और 4.90% जो है इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। देखो ये आपका इकोनॉमी का टॉपिक आ जाता है बट मैं रेपो रेट आपको समझा देती हूँ। सो रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट बेसिकली स्टैंड किसके लिए करता है, रीपरचेजिंग अग्रीमेंट के लिए, ठीक है। सो रीपरचेजिंग अग्रीमेंट भी बोलते हैं हम इसको, या फिर रीपरचेज एग्रीमेंट भी बोलते हैं। सो ये वो रेट है, ध्यान से सुनना, ये अभी जैसे 4.9% बढ़ा दिया गया ना, तो अब इसको ध्यान से सुनना, तो ये वो रेट है एट विच, उस रेट पे जिस पे कमर्शियल बैंक्स जो हैं, ठीक है, आपके जैसे जो नॉर्मल बैंक्स हो गए, ICICI होगी, SBI हो गए, तो वो बैंक्स होंगे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे, ठीक है, जैसे SBI हो गया, ICICI हो गया, वो क्या करते हैं, वो पैसा बोरो करते हैं, दे बोरो मनी, ठीक है, फ्रॉम सेंट्रल बैंक, ठीक है। सो ये देखो ये काम कैसे करता है, तो क्या है रेपो रेट, रेपो रेट वो रेट है जिसपे RBI से पैसे उधारी पर लिए जाते हैं, ठीक है, और कौन लेता है, कमर्शियल बैंक्स लेते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लेते हैं, उधारी पे पैसे जो हैं RBI से लिए जाते हैं। तो बेसिकली अगर रेपो रेट इंक्रीज किया जाए, देखो यार मैं आपको एक यहाँ पे इसको हम अगर समझेंगे थोड़ा सा डिटेल में टॉपिक हो जाता है, बट लेट्स अंडरस्टैंड, ठीक है। सो अब फॉर एग्जांपल ये आपका बैंक है, ठीक है, अगर इसने RBI से पैसा लिया है, उधारी पर पैसा लिया है, तो इसको वापस भी करना पड़ेगा, ठीक है, वापस कर रहा है। अब अगर पैसा उधारी पर ले रही हो तो मतलब इंटरेस्ट के साथ आप वापस करोगे, ठीक है, तो इंटरेस्ट के साथ वापस करना है इसको ये पैसा। तो जब यहाँ से इन्होंने बोला कि 4.9% पे इन्होंने उधारी पर पैसा लिया, अगर इन्होंने 100 रुपया उधारी पर लिया तो इनको 104 रुपये जो है वो वापस करने पड़ेंगे, ठीक है ना। दैट मीन्स कि अगर रेपो रेट बढ़ रहा है तो पैसा जो है ज़्यादा कमर्शियल बैंक से RBI के पास जा रहा है। तो अगर वो ज़्यादा पैसा RBI के पास जा रहा है, जिसका मतलब ये है बैंक्स के पास पैसा कम है, और बैंक्स के पास अगर पैसा कम है दैट मीन्स इन्फ्लेशन जो है
उसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि रेपो रेट को इंक्रीज़ क्यों किया जाता है, तो रेपो रेट को इंक्रीज़ सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाए, ठीक है। सो दैट इन्फ्लेशन इज़ कंट्रोल, ठीक है। वो रेट है जिसपे कमर्शियल बैंक्स और एसबीआई जो हैं वो पैसे उधारी पर लेते हैं, और कहाँ से लेते हैं, सेंट्रल बैंक से लेते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ जाए। और इसको बढ़ाया, देखो अभी महंगाई बहुत हो रही थी, तो महंगाई को घटाने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमेशा रेपो रेट को बढ़ाया जाता है। सिंपल सा ये फंडा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, 1 सेकेंड, ओके, वन सेकेंड, ठीक है, ठीक है। सो ओके, सो अगर मैं बात करूँ आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, तो यहाँ पर जो है ये एक ऐसी कमेटी है जो कि महंगाई का ध्यान रखती है, ठीक है। 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। लीड कौन करता है इसको, आरबीआई का जो गवर्नर है, जिनका भी नाम है शक्तिकांत दास, इन्होंने जो है लीड करते हैं। और ये जो कमेटी है ये रिस्पॉन्सिबल होती है कि ये जो रेपो रेट है, बैंक इंटरेस्ट है, इसको किस तरीके से बढ़ाया और घटाया जाए ताकि जो मार्केट में महंगाई है या फिर जो भी सिचुएशन चल रही है उसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो साल में कम से कम भी ये 4 बारी जो है मीट करती है। और अगर रेपो रेट्स अगर बढ़ रहे हैं तो उसको घटाना ज़रूरी है, घटे हुए हैं उसको बढ़ाना ज़रूरी है, उस चीज़ पर ये डिस्कशन होती है। जितने भी रेट्स है, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, ठीक है। सो जितने भी ये जो इसके टर्म्स हैं उस पर ध्यान रखती है, इन्फ्लेशन पे ध्यान रखती है। 6 मेंबर की कमेटी होती है। यहाँ पर 3 ऑफिशियल्स रहते हैं आरबीआई के, ठीक है। और साथ ही साथ 3 एक्सटर्नल मिनिस्टर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जो कि नॉमिनेट कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको नॉमिनेट करती है, ठीक है। सो ये आपको जो चेयरपर्सन रहेंगे वो रहेंगे आरबीआई के गवर्नर। अभी प्रेजेंट चेयरपर्सन कौन है, वो है शक्तिकांत दास, ठीक है। सो ये कुछ बातें थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, इम्पॉर्टेंट है, बेसिक चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया न्यूक्लियर केपेबल अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल। कहाँ पर की है, ओडिशा में टेस्ट किया, ठीक है। सो अगेन अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करी गई, कहाँ पर, ओडिशा में। अग्नि 4 के बारे में मैं बात करूँ तो अग्नि सीरीज़ जो है मिसाइल्स की, उसमें ये 4th सीरीज़ है, ठीक है, अग्नि 4। और पहले इसको बेसिकली अग्नि 2 प्राइम के नाम से जाना जाता था, अब इसका जो है नाम चेंज कर दिया है। डेवलप किसने किया है ये आपको पता होना चाहिए, डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, उन्होंने, डीआरडीओ जो है वो आपकी एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखो जहाँ पर भी मिसाइल का काम है, कोई इस तरीके की कोई डिफेंस का काम है, ठीक है, तो वहाँ पर हमें एक ही ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखना है, वो है डीआरडीओ। और यहाँ पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नई टेक्निक्स जो हैं इस मिसाइल में डाली हैं, और काफ़ी इम्प्रूवमेंट जो है इस टेक्नोलॉजी में, इस मिसाइल में करी है, ठीक है। लाइट वेटेड है बात करूँ तो कंपेयर टू अदर सीरीज़, ठीक है। और इसकी 2 स्टेजेस हैं सॉलिड प्रोपल्शन की, ठीक है, उस पर हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। बेसिक नॉलेज इतनी है कि लाइट वेटेड है, 4000 किलोमीटर का इसका रेंज है, ठीक है। और काफ़ी हद तक जो है टारगेट्स को स्ट्राइक करने में हेल्प करता है। चाइना के आसपास तक हम जो है यहाँ से, ओडिशा से यह मिसाइल जा सकती है, ठीक है। अगर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से भी इसको चलाया जाए तो कम से कम भी चाइना के जो मेन लैंड है वहाँ तक ये मिसाइल पहुँची जा सकती है, ठीक है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया किसने डिज़ाइन करी, डीआरडीओ ने डिज़ाइन करी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मास इसका 17,000 किलोग्राम्स का होगा, ठीक है। लेंथ इसकी 20 मीटर तक की है। उसके अलावा प्रोपेलेंट सॉलिड फ्यूल यूज़ किया गया है। ऑपरेशनल रेंज जैसे कि मैंने आपको बताया 3000 से लेके 4000 किलोमीटर तक की रेंज है, ठीक है। और एक्यूरेसी ऑलमोस्ट जो है बढ़िया है, ठीक है।
तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। अगली जो न्यूज़ है वो है आपकी NBFCUL, ठीक है। देखो एक सेकेंड, इससे पहले अगर मैं थोड़ी सी DRDO के बारे में बात करूँ, वो भी इम्पोर्टेंट है। सो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर हम थोड़ी बात करें तो सबसे पहले तो DRDO की बात हो रही है। फॉर्म हुआ था इन द ईयर 1958, ठीक है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं इसके, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मोटो क्या है DRDO का, मोटो है इसका स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इन साइंस, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इन साइंस इसका मोटो है, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये आती है ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर जो पेरेंट एजेंसी है, जिसे मैंने बताया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, और किस में डील करती है, जितनी भी मिसाइल्स हैं और इन सब चीज़ों में ये डील करती है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपकी वो है NBFCUL, दैट इज़ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, एक तरीके से जो रेगुलेशंस हैं, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं उनके बारे में बात करी गई है। तो उन्होंने नए प्रोविजंस और नॉर्म्स जो हैं इंट्रोड्यूस किए हैं, रिलीज़ किए हैं फॉर स्टैंडर्ड एसेट्स, जो कि RBI ने इशू किया है, ठीक है। सो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं, दीज आर द अपर लेयर एज पर दी RBI सर्कुलर, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी कंपनी आपकी आ जाती हैं, जैसे कि एसेट फाइनेंस कंपनी आ जाती है, लोन कंपनी आ जाती है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कंपनी आ जाती है। तो इन्होंने कुछ नॉर्म्स जो हैं वो इशू करे हैं RBI ने इसके लिए, ठीक है। RBI की बात करूँ तो इम्पॉर्टेंट है, RBI जो है सबसे पहले तो ये RBI फॉर्म होता है आपका अंडर किस में आता है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, पहली चीज़, ठीक है। यहाँ पर RBI एक्ट आता है 1934 का, जब आया था उसके तहत हमारा RBI का फॉर्मेशन हुआ था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 1 अप्रैल 1935 में फॉर्मेशन हुआ है इसका, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं RBI के, मुंबई में हैं। ओन कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको ओन करता है, ठीक है। फिलहाल बैंक रेट कितना चल रहा है, तो वो है 4.25%। रेपो रेट और ये सारी जो चीज़ें हैं ये टाइम टू टाइम चेंज होती है। और RBI जो है सेंट्रल बैंक है, बैंक्स ऑफ ऑल बैंक्स भी इसको कहा जाता है, ठीक है। जितने भी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इन्फ्लेशन है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, ठीक है, वो किसके हिसाब से काम करती है, वो RBI के हिसाब से ही काम करती है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, RBI का अलग ही टॉपिक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करूँ तो ये इस्टेब्लिश हुई थी 2016 में, और ये भी RBI के हिसाब से काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी एक एक्सरसाइज के बारे में बात हो रही है, जिसका नाम है खान क्वेस्ट 2022, ठीक है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। खान क्वेस्ट 2022 जो है ये मल्टीनेशनल पीस कीपिंग ऑपरेशन एक्सरसाइज है, ठीक है, पीस कीपिंग ऑपरेशन एक्सरसाइज है ये, ठीक है। सो किस तरीके से शांति जो है वो बरकरार रखनी है, कहाँ पर कंडक्ट हुई, मंगोलिया में। दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 16 कंट्रीज़ ने और पार्टिसिपेट किया इसमें, और ये यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के हिसाब से जो है काम कर रही है, ठीक है। ये बेसिकली जो एक्सरसाइज है खान क्वेस्ट एक्सरसाइज, इसमें इंडियन आर्मी ने भी पार्टिसिपेट किया। ये क्या कर रही है बेसिकली, ये किस में डील करती है, टू फील्ड द ट्रेनिंग एक्सरसाइज मंगोलियन आर्म्ड फोर्सेस जो हैं उनको ट्रेन करने में डील करती है। ऑल्सो किस लिए डिज़ाइन हुए, किस तरीके से शांति बरकरार रखी जा सके, मिलिट्री रिलेशनशिप्स जो हैं वो अच्छे करे, जितनी भी कंट्रीज़ जो इसमें ज्वाइन है उसके आपस की मिलिट्री रिलेशंस अच्छे करे, और टू इन्हांस द कोर UN डॉक्ट्राइन प्रोग्राम, ठीक है। तो UN का एक मोटो है कि शांति जो है वो बरकरार कराई जा सके, उस वजह से जो है
खान क्वेस्ट 2022 एक्सरसाइज जो कि कहाँ पर हुई, मंगोलिया में हुई थी, उसके तहत जो है इंडियन आर्मी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। ओके, बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के लिए। इंडियन रैंक्ड वर्स्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इन 2022। तो 2022 में इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रहा था, जो किसने एनालाइज किया, येल ने एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने इसको एनालिसिस किया और इन्होंने एक डाटा दिया जहां पर इंडिया का जो रैंक है बहुत ही बेकार रैंक जो है वो देखने को मिला। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की मैं बात करूँ तो ये हमें एक तरीके से एक समरी प्रोवाइड करवाता है कि सस्टेनेबिलिटी कौन सी कंट्री कितनी बना के चल रही है, कितने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके जो है स्टेप्स ले रही है, और इंडिया का परफॉर्मेंस इसमें बहुत ही ख़राब रहा है। ठीक है, 180 कंट्रीज़ ने इसमें जो है पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और यहाँ पर 40 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो थे वो कराए गए थे, जिसमें किसने किया था, येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, और इंडिया का जो रैंक था बहुत ख़राब रैंक रहा है इस पूरे के इंडेक्स में। ठीक है, इसके अलावा हम आगे बात करते हैं नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 की लॉन्च बात करी है। ये किसने लॉन्च करी, सिविल एविएशन मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है। तो क्यों लॉन्च किया है, ताकि एक जो मेक इन इंडिया प्रोसेस है, जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, वो किस तरीके से एक लीडिंग कंट्री बने एयर स्पोर्ट्स में, उस वजह से जो है एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो वन ऑफ द टॉप नेशंस जो है स्पोर्ट्स में इसको बनाए रखना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है, पीएम मोदी ने नए सीरीज ऑफ कॉइन्स जो हैं वो लॉन्च करे हैं। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं दैट आर विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंडली। ठीक है, सो इम्पेयर्ड फ्रेंडली है, और कॉन्सेप्ट जो हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव है, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके तहत पीएम मोदी ने 1 रुपये के, 2 रुपये के, 5 के और 10 के और 20 डिनोमिनेशन के जो कॉइन्स हैं वो इशू किए हैं। ठीक है, और देखो ये जो कॉइन्स हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये कॉमेमोरेटिव कॉइन्स नहीं है। ठीक है, मतलब क्या है कि ये जो है खाली रखने के लिए कॉइन्स नहीं है। ठीक है, कि कॉमेमोरेटिव मतलब कि खाली उसको रखा जाए, दे विल बी सर्कुलेटेड, उसको हम लोगों तक ये कॉइन्स पहुँचे जाएंगे और उतने ही अच्छी तरीके से जो है हम लोग इसको यूज़ करेंगे। दे आर नॉट कॉमेमोरेटिव कॉइन्स, ओके, बट दे विल बी सर्कुलेटेड। ओके, सो ये इम्पॉर्टेंट बात थी। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर बात हो रही है आपके बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। ठीक है, जिसमें पब्लिक डैशबोर्ड ऑफ नेशनल हेल्थ जो है, सॉरी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी अपडेटेड विद द न्यू फीचर। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने एक नया पब्लिक डोमेन जो है वो रिलीज़ किया है, न्यू एंड डायनेमिक पब्लिक डैशबोर्ड फॉर इट्स फ्लैगशिप प्लान द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। सो आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में हम बात करते हैं, तो ये एक जो योजना है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इसको लॉन्च किया है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है, प्रोवाइड करती है हेल्थ कवर। ठीक है, हेल्थ कवर प्रोवाइड करती है एट 5 लाख पर एनम। ठीक है, सो एनुअली 5 लाख आपको देने हैं और आपको लाइफ टाइम तक हेल्थ कवर जो है प्रोवाइड करेगी फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स के लिए। बहुत अच्छी योजना है जो पीएम मोदी ने लॉन्च करी। इसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करी। नेक्स्ट आपका है आलोक कुमार चौधरी टेक्स चार्ज एज एमडी ऑफ एसबीआई। डायरेक्ट नाम आपसे पूछ लिए जाते हैं, हु इज़ द करंट एमडी ऑफ एसबीआई मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है एसबीआई का, सो वो कौन है, आलोक कुमार है। एसबीआई की बात करूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करूँ, तो ये भी पब्लिक सेक्टर बैंक है। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ लोकेटेड है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। 43rd लार्जेस्ट बैंक है ऑल ओवर द वर्ल्ड और 21st जो है रैंक किया है इन फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट। ठीक है, सो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में 221st इसका रैंक आया है
वर्ल्ड्स बिगेस्ट कॉरपोरेशन लिस्ट रहती है, 2020 की मैं बात कर रही हूँ ये, ठीक है। बहुत ही जो है पुराना बैंक है। यहाँ पर आपको पता है कि दो बैंक्स को मर्ज करके जो है एसबीआई बनाया गया था, बैंक ऑफ कैलकाटा एंड इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज करके जो ये बैंक बनाया गया है विच इज़ नोन एज एसबीआई, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक है और हेडक्वार्टर भी हमने डिस्कस किया कहाँ पर है एग्जैक्टली कौन से साल में इसको बनाया गया है। सो 1955 में जो है इसका गठन हुआ है, 1 जुलाई 1955 में बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास को मर्ज करके एक नया बैंक हमारे पास तैयार हुआ था विच इज़ एसबीआई, ठीक है। सो बैंकिंग में जो है इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं, डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, बैंक्स के हेडक्वार्टर्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। और ईयर देखो आजकल इतना नहीं पूछ रहे बट पहले पूछते थे, तो आपको पता होना चाहिए। अब ये जो न्यूज़ है ये आपका आर्ट एंड कल्चर का डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। ये फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? द फेस्टिवल नेम्ड इज शीतल षष्ठी फेस्टिवल, ठीक है। सो ये जो है उड़ीसा में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। उड़ीसा की आज हमने काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ पढ़ी, चिल्का लेक के बारे में देखा, ठीक है। उसके बाद ऐप एक जो लॉन्च करी वो हमने देखा। तो शीतल षष्ठी जो है एक सेक्रेड हिंदू फेस्टिवल है, उड़ीसा में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। पूरे हफ्ते तक ये फेस्टिवल चलता है और किसको जो है इंडिकेट करता है? लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती की मैरिज को जो है ये इंडिकेट करता है। इसके अलावा मैं आगे बात करूं तो यूनियन मिनिस्टर रिलीजेस FSSAI, ठीक है। सो FSSAI क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडियाज 4th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स ऑन वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ठीक है। तो इन्होंने जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने कंपाइल किया है रिपोर्ट को ताकि हर स्टेट का जो परफॉर्मेंस है फूड के रिलेटेड, कैसा खाना जो है स्टेट प्रोवाइड करवा रही है, उस तरीके का जो परफॉर्मेंस है इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज़ करी है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटीज़ के बारे में मैं बात करूँ, FSSAI जो बॉडी है इसके बारे में बात करूँ तो फॉर्म हुई थी इन द ईयर 2008। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है, ठीक है। चेयरपर्सन जो हैं वो हैं आपके राजेश भूषण, ठीक है। राजेश भूषण इसके चेयरपर्सन है। किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। बहुत बारी ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है और ये खाना जो है न्यूट्रिशन कैसा प्रोवाइड हो रहा है उस पर ध्यान रखता है, ठीक है। सो क्लास आज का थोड़ा लंबा हो गया लेक्चर, ठीक है। 2 दिन का न्यूज़ हमने कवर किया बट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है 7 और 8 जून का। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो कवर करी हैं, तो जल्दी से जो है इसको बिल्कुल मिस नहीं करना, पढ़ो इसको जल्दी से आपके लिए। बाकी की जो न्यूज़ है, ठीक है, 9th एंड 10th एंड 11th एंड 12th जून